हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT इकोनॉमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के थ्योरी क्लास को करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा नॉलेज के व्यू से एंड एग्जाम के व्यू से। तो प्लीज कैरी ऑन। पहला स्लाइड है राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या फिर राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है या फिर वैसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति लगाव एवं प्रेम की भावना को उजागर करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये जो विचारधारा जिस व्यक्ति के दिल में जाहिर होता है या फिर पनपता है, ठीक है, उसको कहते हैं राष्ट्रवादी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यहाँ इस चीज को हम लिख दे रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या है, तो लिखेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति लगाव एवं प्रेम को उजागर करता है। प्रेम को बिना किसी लोभ लालच के, ठीक है, लोभ लालच के, बिना किसी लोभ लालच के बिना किसी लोभ लालच किए बिना राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति लगाव एवं प्रेम को बिना किसी लोभ लालच किए बिना जाहिर करता है उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रवाद वैसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति बिना लोभ लालच किए बिना, जो अपने देश के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। अब कह रहा है कि राष्ट्रवादी, ठीक है, इसी को कहेंगे राष्ट्रवादी क्या है। ठीक है, राष्ट्रवादी तो जिस व्यक्ति के, ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति लगाव या भावना रखता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस राष्ट्रवाद वैसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम एवं लगाव को उजागर करता है, और ये जो प्रेम एवं लगाव जिस व्यक्ति के दिल में पनपता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन कई स्तर पर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सटीक यही रहेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद, ठीक है, उदारवाद का मतलब है वैसी विचारधारा जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे, उदारवाद कहेंगे। ठीक है, उदारवाद का मतलब है अपने साथ साथ सारे व्यक्तियों की विकास चाहता हो, अपने साथ साथ देश की विकास चाहता हो, समाज की विकास चाहता हो। ठीक है, उसी विचारधारा को उदारवाद कहते हैं। ठीक है,
यानी कहने का मतलब सबकी साथ सबकी विकास, ठीक है, चाहने वाले को क्या क्या कहा जाता है? उदारवाद कहा जाता है, उदारवादी कहा जाएगा। लिखेंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर समर्थन, ठीक है, समर्थन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर समर्थन करने वाली विचारधारा को उदारवादी या फिर उदारवादी विचारधारा कहा जाता है। उदारवादी या उदारवादी विचारधारा कहा जाता है। अगला है निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद क्या है? तो निरंकुश का मतलब होता है जो किसी पर अंकुश न लगाया जा सके। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो किसी पर अंकुश न लगाया जा सके उसे क्या कहेंगे? निरंकुश कहेंगे। कह रहा है निरंकुशवाद क्या है? तो वैसी सरकार या फिर वैसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न लगाई जा सके उसे क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। ऐसी सरकार जनता के अंकुश कार्य अनुकूल कार्य नहीं करती है, ये अत्यंत केंद्रीकरण सैन्य बल पर आधारित होती है एवं दमनकारी भी होती है, ठीक है। यानी दमनकारी का मतलब है जनता को दबा कर रखना, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, निरंकुशवाद क्या है, ठीक है। तो निरंकुश का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखते हैं निरंकुशवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पर अंकुश न लगा जाए, ठीक है, किसी पर या कहें तो सरकार पर, ठीक है, सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जाना, अंकुश न लगाया जाए। निरंकुश का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पर या सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जाए, ठीक है। लिखेंगे ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार, दूसरी शब्दों में लिख दे रहे हैं ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसका, ठीक है, जिसका सत्ता पर कोई अंकुश ना हो, कोई अंकुश नहीं होता हो, उसे ही निरंकुशवाद कहा जाता है। निरंकुशवाद कहा जाता है। ऐसी सरकार दमनकारी होती है, ठीक है, या सैन्य बल पर आधारित होती है, या फिर कहें तो स्वेच्छाचारी होती है, ठीक है। अगला टॉपिक है मेजनी कौन था, ठीक है।
अगला टॉपिक है मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, लिखेंगे मेजनी। मेजनी साहित्यकार, साहित्यकार, गणितज्ञ, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार वाला, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन लिख देता है, ठीक है, समर्थन गणतांत्रिक विचारों का समर्थन 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 करने वाला, ठीक है, समर्थन करने वाला योग्य सेनापति था, योग्य व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था। इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, मेजनी का काफी, मेजनी का काफी योगदान रहा है, ठीक है, काफी योगदान रहा है। मेजनी कार्बोनारी का एक सदस्य था, मेंबर था, सदस्य भी था। मेजनी ने, लिखेंगे यंग इटली तथा यंग यूरोप का भी गठन किया था, यूरोप का भी गठन किया था। मेजनी को मेटरनिख ने, मेटरनिख मेजनी को मेटरनिख ने कहा था कि यह देश के लिए खतरा है, और मेजनी को निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर किया गया था, निर्वासित जीवन जीने पर
मजबूर किया गया था, मजबूर किया गया था। ठीक है, मेजनी के बारे में इतना ही लिख देंगे, काफी है। अगला टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी, लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित लिखेंगे यहां जर्मनी की बाधाएं, जर्मनी की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला में लिखेंगे जर्मनी लगभग 300 हिस्सों में 300 हिस्सों में बटा था। 300 हिस्सों में खंडित था, बटा था। ठीक है, दूसरा था जर्मनी में धार्मिक राजनीतिक धार्मिक 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 राजनीतिक तथा लिखेंगे तथा सामाजिक विषमताएं थी। सामाजिक विषमताएं थी। तीसरा ले लेंगे, तीसरा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, अभाव था, कमी थी, कह सकते हैं। इसको ओवरव्यू बाद में समझा देंगे टोटल। लास्ट था शक्तिशाली राज्य, लिख सकते हैं शक्तिशाली राज्य प्रशा। ठीक है, शक्तिशाली राज्य प्रशा, शक्तिशाली राष्ट्र प्रशा शक्तिशाली राष्ट्र प्रशा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना, अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना, प्रभाव बनाए रखना। ये कुल मिलाकर जर्मनी की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। और जर्मनी की सबसे बड़ी बाधा तो ये थी, ऑस्ट्रिया भी जर्मनी की सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहती थी, ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी मेटरनिक, कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक नहीं चाहता था कि जर्मनी क्या हो, एक हो, क्योंकि उसको अच्छा से लूटा खसोटा जा सके। अगला है मेटरनिक युग क्या है? अगला है मेटरनिक युग क्या है?
लिखेंगे मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग जो है, जब नेपोलियन की सत्ता समाप्त होगी तो मेटरनिक युग की शुरुआत होगी। ठीक है, तो मेटरनिक युग कब से कब तक चला था, ठीक है, वो आगे स्लाइड में देखेंगे, अभी देखेंगे मेटरनिक युग। ठीक है, लिखेंगे मेटरनिक युग। ठीक है, लिखेंगे 1815 ईस्वी से लेकर के, ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के कालक्रम को, काल क्रम को या फिर कहें तो कार्यक्रम लिख सकते हैं। ठीक है, कालक्रम को या फिर कार्यकाल लिख सकते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे। लिखेंगे उस समय वहां का शासक कौन था, प्रधानमंत्री किसको बनाया था, उसने कौन कौन से कार्य किए थे, क्या कारण था कि फ्रांस ने फिर से 1848 में व्यापक स्तर पर क्रांति हुई, ये चीज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति लिखेंगे सन 1848, 1848 ईस्वी में ईस्वी की क्रांति। ठीक है, ईस्वी की क्रांति लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। उस समय वहां का शासक कौन था, लुई फिलिप। लुई फिलिप, लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी, शासनकाल में हुई थी। लुई फिलिप लुई फिलिप लुई फिलिप उस समय, देखेंगे उस समय फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, फ्रांस का सम्राट था। अगला पेज लेंगे, लुई फिलिप सम्राट था। इस क्रांति का फलस्वरूप, इस क्रांति के फलस्वरूप, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में, ठीक है, लिखेंगे इसी क्रांति के बाद माने लुई मेटरनी के युग समाप्त हुए थे। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में मेटरनिक युग कह सकते हैं। ठीक है, मेटरनिक मेटरनिक युग का समापन हुआ था, समापन हुआ था या फिर कहें तो समाप्त हुआ था। ठीक है, लिखेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित कारण थे।
एक में करके लिखेंगे, सजा देंगे इसको। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि लुई फिलिप उस समय शासक था। लुई फिलिप एक उदारवादी, उदारवादी क्या है हम पहले बता दिए, उदारवादी शासक था, उदारवादी शासक था। उसने यानी लुई फिलिप ने, उसने अपनी विरोधियों को खुश करने के लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, विरोधियों को खुश करने के लिए, विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम, स्वर्णिम स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, मध्य वर्गीय, मध्यम होगा ना, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय नीति का, मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था, का अवलंबन किया था। अवलंबन किया था। दूसरा था लुई फिलिप ने, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री, लिखेंगे अपना प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था, गीजो को नियुक्त, गीजो को नियुक्त किया था, गीजो को नियुक्त किया, जो कट्टर, जो लिखेंगे घोर प्रतिक्रियावादी था, या फिर लिखेंगे कट्टर, ठीक है, कट्टर ही लिख देते हैं, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी, कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। लास्ट लिखेंगे कि जो किसी भी तरह के कि जो किसी भी तरह के, किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक, किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक, वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध, सामाजिक और आर्थिक और आर्थिक आर्थिक सुधार के विरुद्ध था, विरुद्ध था। अगला टॉपिक है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, ठीक है, सब टॉपिक करा करके एक बार ओवरव्यू समझा देंगे। अभी नहीं समझा पा रहे हैं, समझा देंगे, इस टॉपिक को कर लेने दीजिए। जुलाई 1930 की 1830 की क्रांति का क्या विवरण दे, क्या कारण थे 1830 में फिर से फ्रांस में क्रांति होती है।
जिसको गृह युद्ध कहा गया, ठीक है। लिखेंगे जुलाई 1830 के क्रांति के समय, जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति लिख रहे हैं 1830 के 30 के क्रांति के समय, क्रांति के समय चार्ल्स दसम का शासक था, ठीक, याद करेंगे चार्ल्स दसम, चार्ल्स 10वां कहिए, दसम का शासन था, ठीक है, शासन था। पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। लिखेंगे दूसरा, उसने फ्रांस में, यानी किसने, चार्ल्स दसम ने, उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय एवं जनतंत्र को दबाने का काम किया था। यानी चार्ल्स दसम ने कहे तो फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया था। अगला लिखेंगे चार्ल्स दसम ने पूलिगने को, इसको चार्ल्स दसम ने पूलिगनेग को, नेक रहता, पूलिगनेग को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। पूलिगनेग ने नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया था। इसकी वजह से फ्रांस में गृह युद्ध हुए थे, ठीक है। अब इसको ओवरव्यू शुरू से अब तक के करवा दे रहे हैं, पीछे से चलते हैं। टॉपिक है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। लिखेंगे उदारवाद क्या है, ठीक है, इसको ओवर करवा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं।
और राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है या फिर वैसी भावना है, ठीक है, जो अपने देश के प्रति लगाव एवं प्रेम को बिना किसी लोभ लालच किए बिना जाहिर करता है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। सीधी तौर पर कहेंगे, जब किसी व्यक्ति के मन में या फिर किसी व्यक्ति के दिल के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम लगाव की भावना उजागर होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे, कम शॉर्टकट में, ठीक है। या फिर बिना लोभ लालच किए बिना जिस व्यक्ति के दिल में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उजागर होती है या जाहिर होती है, उसे कहेंगे राष्ट्रवाद, ठीक है। और ये राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति के दिल में पनपता है, उसे कहेंगे राष्ट्रवादी। वही चीज है, जिस व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति लगाव या भावना रखता है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कहेंगे। अगला टॉपिक था उदारवाद क्या है? उदारवाद वैसी विचारधारा है जो किसी व्यक्तियों की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, ठीक है। एक लाइन में इसको लिखेंगे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर समर्थन करने वाली विचारधारा को उदारवादी या उदारवादी विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। उदारवादी का मतलब होता है दूसरों को अपने साथ साथ सबकी भलाई करना, यानी अपने साथ साथ सबकी विकास करना, ठीक है। ये होता है उदारवाद विचारधारा। उदारवादी विचारधारा सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर समर्थन देता है, सारी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, ये है उदारवादी। सबकी विकास में विश्वास रखता है, सबकी भलाई में विश्वास रखता है, किसी प्रकार की तानाशाही में विश्वास नहीं रखता है, सबकी भलाई चाहता है। अगला है निरंकुशवाद क्या है? निरंकुश का मतलब होता है किसी पर अंकुश न लगाया जाना। माने निरंकुशवाद क्या है? वैसी शासन व्यवस्था जिस पर सरकार पर किसी प्रकार की दबाव न डाली जा सके, सरकार पर किसी प्रकार की अंकुश न लगाई जा सके, उसे ही कहेंगे निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पर या सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जाना, उसे क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर या फिर जिसके सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहा जाता है। और ये निरंकुशवाद ये होते हैं स्वेच्छाचारी होते हैं, और इस पर हम इस निरंकुशवाद शासन में हमेशा जो है जनता का शोषण ही होता है इसमें। अगला है मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करने वाला व्यक्ति था। इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी बड़ा योगदान रहा। मेजनी ने एक 1934 में और एक 1930 में एक संस्था चालू किया था, संस्था का स्थापना किया था। मेजनी जो था एक कार्बोनारी का क्या था? एक सदस्य था। कार्बोनारी क्या था? एक गुप्त संस्था थी, ठीक है, और एक क्रांतिकारियों की संस्था थी, और इसी का ये क्या था? मेंबर था। तो लिखेंगे मेजनी कार्बोनारी का सदस्य भी था, ठीक है। मेजनी ने यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी को मेटरनिक ने कहा था कि यह देश के लिए खतरा है, इस वजह से मेजनी को देश निकालने का आदेश दिया गया और ये निर्वासित जीवन जी रहा था, ठीक है। जब मेटरनिक का युग समापन होता है 1848 में, तब फिर से मेजनी का एंट्री होता है और जर्मनी के एकीकरण में इसका काफी रोल कहें तो रहता है, इटली एवं जर्मनी में, ठीक है। अगला है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? तो जर्मनी की तो वैसी बहुत सारी बाधाएं थी, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे जर्मनी की बाधाएं निम्नलिखित थी, ठीक है। जर्मनी लगभग 300 कस्बों में बटी थी, 300 टुकड़ों में बटा था। जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं थी। वहां पर धर्म अलग अलग अपने अपने धर्म को ढो रहे थे, समाज में भी विषमता थी, अलग अलग प्रकार के समाज थे, समुदाय थे, उनका संप्रदाय अलग अलग था, विभिन्न प्रकार की अपने अपने समाज के झंडा को लेकर ढो रहे थे, अपने अपनी धर्म की झंडा को लेकर ढो रहे थे। इस वजह से वहां पर राष्ट्रवाद की कमी थी, जिसकी वजह से जर्मनी के एकीकरण नहीं हो पा रहा था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, वही चीजें अपने देश के प्रति किसी भी प्रकार की वो लोग जागरूक नहीं थे। शक्तिशाली कहें तो राजा प्रसाद द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव रखता था, ठीक है। जा रहे हैं। अगला है ऑस्ट्रिया भी जर्मनी की सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया जो था देश जर्मनी की एकीकरण होने में सबसे बड़ी बाधा थी। कहने का मतलब है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया जो था
जर्मनी की करण में सबसे बड़ी बाधा थी। और ऑस्ट्रिया का जो राजा था मेटरनिख काफी घोर प्रतिक्रियावादी था, ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एक हो, जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। और सबसे बड़ी बाधा जो थी जर्मनी की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को ही माना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मेटरनिख युद्ध क्या है। तो वही चीज 1815 से लेकर के जब नेपोलियन युद्ध खत्म होगा, जब वाटरलू के युद्ध में मेटरनिख को पराजित किया जाएगा, वहीं से मेटरनिख युद्ध की शुरुआत होगी, वहीं से मेटरनिख युद्ध आरंभ होगी। और 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के कालक्रम को मेटरनिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो सन 1848 ईस्वी की क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लुई 16वां के समय, तो उस समय 1789 में क्रांति हुई थी। सॉरी, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम पढ़ रहे थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। लुई फिलिप उस समय फ्रांस का गद्दी पर बैठा था, फ्रांस के शासक था। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में मेटरनिख के युग का समापन हुआ था। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1848 में, इसी क्रांति के समय क्या हुआ था, मेटरनिख युग की समापन हुई थी, उसकी शासन समाप्त हुई थी। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। पहले थे लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था, यानी सबकी विकास की बात करता था। ठीक है, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था। राजा तो सही था, लुई फिलिप जो था सही था, लेकिन अपना जो प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया था वो काफी कट्टर प्रतिक्रियावादी का था, घोर प्रतिक्रियावादी का था। वो गरीबों पर शोषण करता था। ठीक है, जनता की किसी भी समस्याओं को राजा के समक्ष नहीं रखता था, उनकी मुद्दा को नहीं रखता था, उनकी समस्याओं को निदान करने से पीछे हटता था। ठीक है, इस वजह से वहां पर एक क्रांति होती। गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। गीजो नहीं चाहता था कि फ्रांस में किसी भी प्रकार की क्या हो, सामाजिक सुधार हो। 1830 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1830 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। उस समय 1830 की क्रांति जो हुई थी फ्रांस में, इसे गृह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में गृह युद्ध चला था। जुलाई 1830 की क्रांति के समय वहां का जो शासक था चार्ल्स दशम था। किसका शासन था? चार्ल्स दशम का। फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया था, उस राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाना चाहता था। चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया था। ठीक है, पोलिगनेक नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। कहने का मतलब है पोलिगनेक ने नागरिक संहिता को किसने लागू किया था फ्रांस में? तो ये किया था लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां जो था, ये कहें तो फ्रांस में नागरिक संहिता लागू किया था। इसको समाप्त किसने किया था? तो पोलिगनेक समाप्त किया था। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।